हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऑफिसर स्किल 1 से स्किल 2 प्रमोशन एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा समझने का, लिखने का और आंसर करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एसबीआई प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से स्किल 2 के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, जो हमारा इसमें कोर्स कंटेंट है वो क्या क्या है, हम आपको वीडियो लेक्चर कोर्स देंगे बैंक प्रमोशन का, जो स्केल 1 से स्केल 2 का होगा, जो प्योरली फॉर एसबीआई है। याद रखिएगा, प्योरली फॉर एसबीआई है। ठीक है, इसमें हम लोग आर वीडियोस के डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, यानी आर क्वेश्चंस के वीडियो का ऊपर आर क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना रहेगा जिसका हम डिस्कशन करेंगे। सारे के सारे इंटरनेट सर्कुलर्स होंगे, नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, 5000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है, 27 मॉक टेस्ट होंगे जो बहुत हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशन करने में। मतलब ये कर लिया कोर्स तो मुझे लगता है कि कहीं से आप रुकेंगे नहीं, पक्का प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127। दूसरा नंबर 7827546946। या वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल क्या है, ऑल चेक्स ऑफ रुपीज डैश इज सब्जेक्टेड टू फ्यूजिटिव इंक वाटर ड्रॉपलेट टेस्ट टू ascertain द जेन्युइननेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, जितने भी चेक्स होते हैं वो कितने रुपए के होने चाहिए चेक, जो कि सब्जेक्ट होगा फ्यूजिटिव इंक या वाटर ड्रॉपलेट टेस्ट के लिए, ताकि हम यहाँ पे जेन्युइननेस यानी हम जो चेक आया है उसकी जेन्युइननेस हम पता कर सकें कितने रुपए के चेक से होता है। सवाल ये था। पहला ऑप्शन है रुपीज 25,000 एंड अबव, बी ऑप्शन है रुपीज अबव रुपीज 25,000, सी ऑप्शन है रुपीज 50,000 एंड अबव, डी ऑप्शन है अबव रुपीज 50,000। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो क्या होगा आपका, इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका, बोल सकते हैं आप एक बार सोचिए क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 25,000 रुपए से ऊपर के केस में आपको सारे चेक्स जो होंगे 25,000 से ऊपर, यानी 25,001 रुपए हो गया, 25,001 रुपए हो गया, ना कि 25,000। 25,001 रुपए और उससे ऊपर के चेक पर ये टेस्ट करना जरूरी है। चलिए दूसरा सवाल, ऑल चेक्स ऑफ रुपीज डैश बी सब्जेक्टेड टू अल्ट्रा वायलेट लैम्प टू ascertain द जेन्युइननेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बोलते सारे चेक्स, ठीक है, वो अल्ट्रा वायलेट, अब समझिएगा बात, अभी यहाँ शब्द क्या लग गया है, यहाँ शब्द लग गया क्या, अल्ट्रा वायलेट। इस शब्द को ध्यान दीजिए। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लैम्प टेस्ट को, ताकि ascertain कर सके जेन्युइननेस क्या होगी इंस्ट्रूमेंट की, हमें ये पता करना है। ए ऑप्शन है, यानी यहाँ पर सारे चेक्स कितने रुपए के होने चाहिए ताकि अल्ट्रा वायलेट लैम्प टेस्ट को जो पास कर सके उसकी जेन्युइननेस के लिए इंस्ट्रूमेंट का। ए ऑप्शन रुपीज 50,000 एंड अबव, बी ऑप्शन रुपीज 50,000, सी ऑप्शन रुपीज 2 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन है रुपीज 25,000। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में क्या, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा रुपीज 50,000। ठीक है, ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर बी 50,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, टाइमलाइंस फॉर हैंडलिंग instructions, directions for hold, stop from customer himself or from any statutory body government। बोलते जो टाइमलाइन फ्रेम किया हुआ है जहां आप हैंडल करते हैं इंस्ट्रक्शन से डायरेक्शंस, वो जो डायरेक्शन और आपको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है वो संबंध रखता है जो कस्टमर से मिला हो, चाहे होल्ड के संबंध में हो चाहे स्टॉप के संबंध में हो। ठीक है, या फिर कोई स्टेचुअरी बॉडी हो, ये जो सरकार यानी गवर्नमेंट आपको दिया हो, उस केस में क्या करना होता है। ए ऑप्शन है इमीडिएटली मैक्सिमम विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेटर। बोलता जिस दिन को आपको लेटर रिसिप्ट हो जाता है उसके मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 दिन के अंदर ही आपको ये काम करना होगा, तुरंत। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्या बोलता है, इमीडिएटली मैक्सिमम विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेटर। बोलता है कि आपको जिस समय लेटर रिसिप्ट हो जाता है वहां से मैक्सिमम आपको 2 दिन के भीतर आपको ये सारे काम करने होंगे तुरंत। फिर है इमीडिएट, सी ऑप्शन है इमीडिएटली मैक्सिमम विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेटर। बोलता है जिस डेट को आपको लेटर रिसिप्ट हो रहा है मैक्सिमम आपको 3 दिन के भीतर आपको ये काम करना होगा तुरंत। डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेटर, जिस डेट को आपको लेटर रिसिप्ट हो रहा है,
ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इमीडिएटली मैक्सिमम विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेटर। तो 7 दिन, जिस दिन आपको लेटर रिसीव हुआ है वहां से 7 दिन के भीतर भीतर आपको ये काम तुरंत कर देना है। तो इस केस में क्या होगा सही ऑप्शन? तो इसको अगर थोड़ा आप सोचेंगे, आप थोड़ा सा सोचें इस सवाल पे, तो आपको जवाब समझ में आएगा। हम लोग काम सुबह शाम करते ही हैं। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? इमीडिएटली मैक्सिमम विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेटर। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम कैपिटल गेन अकाउंट should mandatory be utilized within dash days। मतलब जो अमाउंट आप विड्रॉ किए हुए कैपिटल गेन अकाउंट से, उसे इमीडिएटली आप बोलते हैं कि यूटिलाइज करना होगा कितने दिन के भीतर भीतर। सवाल ये था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या अमाउंट है? कैपिटल गेन अकाउंट शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा सब। देखिए कैपिटल गेन है, कौन सा अकाउंट है वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कैपिटल गेन अकाउंट है, वहां से जो अमाउंट आप विड्रॉ किए हैं, ठीक है, क्या किए आपने? अमाउंट को सीधा सीधा विड्रॉ कर लिया है। मैंडेटरी है आपको, मतलब कंपलसरी है कि उसको यूटिलाइज करना होगा कितने दिन के भीतर भीतर। ए ऑप्शन है 30 दिन, बी ऑप्शन है 60 डेज, सी ऑप्शन है 45 डेज, डी ऑप्शन है 15 डेज। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 60 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। येलो सेक्शन ड्रॉपबैक्स डिनोट्स फॉर डिपोजिशन ऑफ चेक्स। जो येलो सेक्शन होता है ड्रॉप बॉक्स में, वो डिनोट करता है चेक की डिपोजिशन के संबंध में। ठीक है, ए ऑप्शन है आउट स्टेशन चेक्स रिक्वायर्ड टू बी सेंट फॉर कलेक्शन। जितने भी और सारे आउट स्टेशन चेक्स है जरूरी कि उसको कलेक्शन के लिए भेजा जाए। बी ऑप्शन है ऑल लोकल चेक्स रिक्वायर्ड टू बी सेंट फॉर कलेक्शन। सी ऑप्शन है चेक्स ड्रॉन अपॉन होम ब्रांच। डी ऑप्शन है चेक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बहुत क्लियर ऑप्शन है इसमें, आपको समझना होगा यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। येलो सेक्शन की बात हो रही है ड्रॉप बॉक्स में। वो क्या चीज की बात कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, सवाल यहाँ ये था। ठीक है, तो नेचुरल सी बात, येलो बॉक्स का जो चेक होता है वो सीधा सीधा बात करता है सारे के सारे आउट स्टेशन चेक्स को, जिसको जरूरी है कि हम सेंड करें कलेक्शन करने के लिए। नेचुरल सी बात है, इसलिए पांचवा का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। द अकाउंट होल्डर्स शुड कलेक्ट देयर पासबुक्स अगेंस्ट सरेंडर ऑफ दीज पेपर टोकन्स विद इन ए डैश, failing which the bank will dispatch the passbook to them by registered AD। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू बोलते हैं, ड्यू को फुल फॉर्म क्या है? एक्नॉलेजमेंट ड्यू या कोरियर एट देयर कॉस्ट। तो बोलते हैं जो अकाउंट होल्डर होता है उनको जरूरी है कि वो कलेक्ट करेंगे पासबुक, ठीक है, जो कि अगेंस्ट होता है जो भी पेपर सरेंडर किया टोकन का, और वो कितने दिन के अंदर करना होता है वो सवाल है। जहां पे अगर वो फेल कर जाता है तो बैंक इस चीज को पासबुक को डिस्पैच कर देगी रजिस्टर पोस्ट के द्वारा, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट ड्यू बोलते हैं। ठीक है, या फिर कुरियर से। और ये खर्चा जो होता है कौन खर्चा बियर करेगा? कस्टमर बियर करेगा ये खर्चा। ठीक है, ए ऑप्शन है 7 दिन के अंदर, बी ऑप्शन है 15 दिन के अंदर, सी ऑप्शन है 10 दिन के अंदर, डी ऑप्शन है 3 दिन के अंदर। तो आपकी समझ से इस केस में क्या होगा सही ऑप्शन बताइए? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। अंडर रिवाइज्ड EBMMC मॉड्यूल, ठीक है, डैश certificates to be submitted by branch manager on a monthly basis applicable for all branches pan India। बोलते जो रिवाइज्ड EBMMC मॉड्यूल होता है, ठीक है, तो वहां पे सर्टिफिकेट जो सबमिट की जाती है ब्रांच मैनेजर के द्वारा मंथली बेसिस पे, जो एप्लीकेबल होगी सारे ब्रांचेस में पैन इंडिया पे, कितने सर्टिफिकेट्स होते हैं इस तरीके की चीजों में? कितने सर्टिफिकेट्स? ए ऑप्शन है 55, बी ऑप्शन है 51, सी ऑप्शन है 73, डी ऑप्शन है 88। जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आप एक बार सोचें क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, आप करते ही हैं, तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन 51। ठीक है, बी। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। BC plan for existing branches CPC offices is required to be reviewed and approved as on dash every year। ठीक है, जो BC प्लान होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग ब्रांचेस के लिए, CPC के लिए, ऑफिसेज के लिए, उसको जरूरी है कि आप उसे रिव्यू करें, अप्रूव किया जाता है एज ऑन किस तारीख के हिसाब से, कौन से डेट का? एवरी ईयर। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, बी ऑप्शन है 30 जून, सी ऑप्शन है 7 जनवरी, डी ऑप्शन है 1 जुलाई। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
30 जून हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एक्सपेंड ICCOMS इकॉम्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं आईकॉम्स, या हम इसको ICCOMS बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म बताना होगा आपको। ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड करेंसी ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम, बी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड करेंसी ऑपरेशंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ पे सिस्टम कर दिया है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर कर दिया है। सी, अब देखिए ध्यान देखिए यहाँ क्या है, सिस्टम, यहाँ पे सॉफ्टवेयर। अब वो दूसरा बोल रहा है, सी बोल रहा है इंटरमीडिएटरी कंप्यूटराइज्ड करेंसी ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो कहीं इंटीग्रेटेड कर दिया है, यहाँ भी इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे देखिए इंटरमीडियरी कर रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन में देखिए यहाँ और यहाँ पे सिस्टम है, फिर डी ऑप्शन में इंटीग्रेटेड काउंटरफिट, क्या है, काउंटरफिट करेंसी ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप बताइए इस केस में क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको एक चीज तो पहले समझ लेना चाहिए था, यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ भी सिस्टम की बात हो रही है और यहाँ भी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, बट यही एक लौता है जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, तो जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है वो तो पक्का है कि नहीं होगा, सिस्टम ही है। ठीक है, ऐसे आपको पकड़ना था, और ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इंटरमीडिएटरी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए नहीं हो सकता है, सभी जगह आपको इंटीग्रेटेड 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 ही आपको दिख रहा, बच गया सी, ए और डी। ठीक है, हर जगह कंप्यूटराइज्ड 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 है। ठीक है, तो काउंटरफिट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, काउंटरफिट के लिए ये चीज नहीं होता है। ठीक है, तो सीधा सा बात है, आंख मूंद के आप ए भी मारते तो भी सही हो जाता। अदरवाइज आईकॉम्स का फुल फॉर्म जो होता है इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड करेंसी ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसे करना होगा आपको, जहां आप नहीं समझ पा रहे हैं ना, वहां आपको ऑप्शंस को देख के राउंड ऑफ करना होगा। ठीक है, हटाने होंगे ऑप्शंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, entries relating to excess cash found in cash balance is transferred to commission account at dash intervals। बोलते जो एंट्रीज रिलेट करती हैं, जो जहां पे एक्सेस कैश फाउंड हो जाता है कैश बैलेंस में, उस केस में हम ट्रांसफर करते हैं कमीशन अकाउंट को, पर कितने इंटरवल में करते हैं। पहला ऑप्शन है क्वार्टरली, बी ऑप्शन है मंथली, सी ऑप्शन है वीकली, डी ऑप्शन है डेली बेसिस। तो सही ऑप्शन इस केस में क्या होगा, आप पढ़ते ही होंगे, ये सब चीज आपने किया ही है। ठीक है, जो कैश एक्सेस कैश हो रहा है, ठीक है, कहाँ फाउंड हो रहा है, आपको फाउंड हो रहे हैं आपका कैश बैलेंस में, अगर एक्सेस कैश है तो हम ट्रांसफर करते हैं, किसको करते हैं भाई, ये जो चीज समझ में आ गया कि एक नया चीज आप पढ़े, आप कमीशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बट क्या फ्रीक्वेंसी होती है इंटरवल, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है, ए ऑप्शन है क्वार्टरली, बी ऑप्शन मंथली, सी ऑप्शन है वीकली, डी ऑप्शन है डेली। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, क्वार्टरली बेसिस हम इसे ट्रांसफर करते हैं, यानी ए ऑप्शन है। क्वेश्चन 11, मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम टू अ स्मॉल कॉइन डिपॉट विल बी रुपीज। बोलता कम से कम कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम या टू स्मॉल कॉइन डिपोट के लिए, और वो कितने रुपए का होना चाहिए। ये मिनिमम है, शब्द का बहुत ध्यान से रखिएगा, ये मिनिमम हम लोग बात करें, मिनिमम अमाउंट उस ट्रांजेक्शन का। ठीक है, और हम क्या चीज की बात कर रहे हैं, स्मॉल कॉइन डिपोट की बात हो रही है। ठीक है, ए ऑप्शन है ₹100, बी ऑप्शन ₹1000, सी ऑप्शन ₹10,000, डी ऑप्शन है ₹1,00,000। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कम से कम, क्या होगा आपके समझ में बताइए, कम से कम क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा, 100 रुपए होना चाहिए आपका। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, FIR has to be lodged in case of fake currency notes if the number of notes is। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाएगा ये चीज। तो अब सवाल क्या हो रहा है, FIR आपको करना पड़ेगा, लॉस्ट करना पड़ेगा फेक करेंसी के केस में। ठीक है, अब सवाल ये हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ नोट्स पे आप ये करोगे काम, नंबर ऑफ नोट्स क्या होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है 4 एंड मोर, बी ऑप्शन है 5 एंड मोर, सी ऑप्शन एनी नंबर ऑफ फेक करेंसी, किसी भी नंबर को, उस नंबर मतलब ही नहीं करता। ठीक है, एक होगा तो भी आपको रिपोर्ट करना है। डी ऑप्शन हो जाएगा 3 एंड मोर। तो इस केस में आरबीआई ने बड़ा क्लियर कर दिया है। ठीक है, आरबीआई ने क्या क्लियर कर दिया भाई, कम से कम पांच फेक करेंसी या उससे ज्यादा हो जाए, कितना हो जाए, 5 फेक करेंसी हो जाए, चाहे उससे ज्यादा हो जाए, आपको बिल्कुल पुलिस कंप्लेंट करना होगा, FIR करना होगा। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर, बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, NOFHC, फुल फॉर्म बताना आपको, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड NOFHC। ए ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका नेशनल ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, सी ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल हाउसिंग कंपनी, डी ऑप्शन हो जाएगा
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, NOFHC का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा सोच के बताना होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए हम लोग उसी तरीके से एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे जैसे मैंने एक एक्सपेंशन किया था। तो पहला तो ये चीज समझिए, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल की जो शब्द लगा रहा है ये आपको ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, बट ये नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी नॉन नहीं, नेशनल ऑपरेटिंग बोल दिया, ठीक है, और नीचे बोल दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो खैर हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं हो रही, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है और हम यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए हो ही नहीं सकता, आप ऐसे हटाओ। अब आ जाओ नेशनल ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एक नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। देखो समझो बात, हाउसिंग कंपनी का तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। यहाँ देखिए हर जगह होल्डिंग, यहाँ भी देखेंगे तो अगर आप पढ़ेंगे तो क्या दिख रहा है, होल्डिंग दिख रहा है ना, होल्डिंग, यहाँ भी आपको दिख रहा है होल्डिंग, बट यहाँ दिख रहा है हाउसिंग, तो हाउसिंग का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, इसको आप हटा दो। अब हो गया नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल, ये भी हो सकता है, नॉन नेशनल ऑपरेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे 50-50 आपको लेना होगा, तो फिर भी आपको दो ऑप्शंस तो हट गए, बट अगर मैं रहूंगा तो दोनों जगह नॉन ऑपरेटिंग दिख रहा है, यहाँ भी नॉन ऑपरेटिंग दिख रहा है, तो मैं रिस्क लूंगा ए पे, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज का फुल फॉर्म है, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। आपको तो नपा तुला खेलना पड़ेगा जहां आपको नहीं मालूम है फुल फॉर्म, तो और उतना मालूम भी नहीं हो सकता किसी को फुल फॉर्म, इतने सारे हैं SBI में, इतने सारे हैं, कहां तक याद करेंगे आप, वो भी बात है, ठीक है। थोड़ा गेसिंग करके स्मार्ट गेसिंग करना होगा आपको। क्वेश्चन 14, in unavoidable circumstances where vehicles are not available, cash remittances may be carried on three-wheeler up to a ceiling of rupees। देखिए ये सब काम हम लोग डेली बेसिस करते हैं, बट हम लोग को मालूम ही नहीं चलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो एक अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा है, जहां पे व्हीकल है, ठीक है, वहां पे क्या बोल रहा है कि नॉट अवेलेबल है, वो क्या व्हीकल अवेलेबल ही नहीं है, क्या चीज अवेलेबल नहीं है, कैश रेमिटेंस के लिए, ठीक है, जिसको हम कैरी करेंगे तीन व्हीलर से, थ्री व्हीलर से अब आपको कैरी करना होगा। पर यहाँ पे एक मैक्सिमम अप टू सीलिंग, सीलिंग का मतलब मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम हो सकता है, ए ऑप्शन हो जाएगा अप टू ₹2 लाख, बी ऑप्शन हो जाएगा बिलो ₹2 लाख, सी ऑप्शन हो जाएगा बिलो ₹3 लाख, डी ऑप्शन हो जाएगा अप टू ₹3 लाख। क्या होना चाहिए आपके संबंध में इस चीज में, सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में। सोच के बताइए, करते हैं आप लोग, इसमें कुछ नहीं है, नेचुरल सी बात है, बहुत ही मेरे समझ से प्लेन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए से नीचे, जब मैं 2 लाख रुपए से नीचे बोल रहा हूं तो यानी 1,99,999 रुपए बोल रहा हूँ। बिलो ₹2 लाख का मतलब क्या, 1,99,999 रुपए तक आप कर सकते हैं कैश रेमिटेंस थ्री व्हीलर से, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। ओके, हमेशा रखें बिलो का मतलब 2 लाख से कम हो रहे हैं, 2 लाख माइनस 1 कर दीजिए, 1 रुपए, 1,99,999 रुपए। क्वेश्चन नंबर 15, systems will not allow deposit of cash in KYC non compliant accounts for rupees। बोलते systems जो होता है ना, वो allow नहीं करेगा डिपॉजिट कैश का KYC नॉन कंप्लायंट अकाउंट में कितने रुपए के लिए। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम्स क्या कर रहा है, आपको अलाउ नहीं कर रहा है, नॉट अलाउ, क्या नहीं अलाउ कर रहा है, डिपॉजिट करने के लिए कैश को, KYC नॉन कंप्लायंट, पढ़िए शब्द को ध्यान से, नॉन कंप्लायंट है ना अकाउंट, तो ध्यान से पढ़ना होगा आपको, कितना रुपए से हो मना कर देगा, जो नॉन कंप्लायंट है KYC नॉन कंप्लायंट अकाउंट में सिस्टम ऑटोमेटिकली मना कर देता है कि कैश में आप जमा नहीं कर पाएंगे पैसा। ए हो जाएगा 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज और मोर, बी ऑप्शन हो जाएगा मोर देन 50,000, सी ऑप्शन हो जाएगा अप टू ₹2 लाख, डी ऑप्शन हो जाएगा 2 लाख, ₹2 लाख एंड मोर। अब आप बताइए क्या होगा। तो एक चीज सीधा सा बात है, आप इसमें जो है आपको मालूम ही होगा 49,000, ठीक है, कितना 49,000, ओके 999, यहाँ तक तो आप जमा कर सकते हैं, इतना आप कर लो जमा, इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक जमा हो जाएगा। पर 50,000 मतलब इतना जमा हो जाएगा 49,910 रुपीज, बट अब 50,000 या फिर उससे ज्यादा के अमाउंट को जमा नहीं करेगा, तो यानी सीधा सीधा ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा। 49,910 तक तो बिल्कुल जमा हो जाता है, बट उसके नीचे में जमा नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन 16 में remittances should be accompanied by 2 cards where cash remittance is of rupees, कितना होना चाहिए, डैश इन CAC लिंक्ड ब्रांचेस। तो रेमिटेंसेस को बोला गया है कि कंपनी करेगा कम से कम 2 कार्ड
जहां पे कैश रेमिटेंसेस कितने रुपीस का होना चाहिए इन सीएससी लिंक्ड ब्रांचेस में, ठीक है। और यहाँ पे बात हम लोग क्या, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि 2 गार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा ₹50,000, सॉरी ₹50 लाख। बी ऑप्शन हो जाएगा आपको रुपीज above, बी ऑप्शन है रुपीज above ₹50 लाख, बी ऑप्शन है ₹50 lakhs एंड above, सी ऑप्शन हो जाएगा ₹100 lakhs एंड above, डी ऑप्शन हो जाएगा above ₹100 lakhs। आप सोच के बताइए क्या होगा ऑप्शन, थोड़ा सोचिए, पता चलेगा आपको, तभी सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आप काम करते भी हैं, बिल्कुल सही है। इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 50 लाख रुपए से ऊपर के केस में 50 लाख 1 रुपया, एबव 50 लाख का मतलब कि 50 लाख 1 रुपए जब भी हो जाएगा उस केस में आपको 2 गार्ड का कंपनी लगेगा। ओके, ये याद रखिएगा प्लीज। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, मेडिकल चेकअप ऑफ द बैंक गार्ड्स इज अरेंज्ड इफ ड्यू each bank guard is required to be medically examined by medical examined for medical fitness once in how many years, कितने साल में करना होता है। तो यहाँ समझिए बात हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल चेकअप जो होता है बैंक गार्ड्स का वो करना जरूरी है, ठीक है। और हर एक बैंक गार्ड को रिक्वायर्ड है कि मेडिकली, सॉरी, ठीक है, हर एक मेडिकल गार्ड को रिक्वायर्ड है कि वो मेडिकली अपने आप को एग्जामिन करवाए। किसके लिए, मेडिकल फिटनेस की बात हो रही, कितने साल में, सवाल ये होता है। ए ऑप्शन है 2 साल में, 2 इयर्स में, बी ऑप्शन एवरी ईयर, सी ऑप्शन है 3 इयर्स, डी ऑप्शन है 5 इयर्स। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हर 2 साल पे आपको ये काम कराना जरूरी है, ठीक है। कितने साल पे, हर 2 साल पे, यानी हर 2 साल में बैंक गार्ड को मेडिकली फिट होना पड़ेगा। ये बहुत मैंडेटरी है क्योंकि आप समझ सकते हैं पूरा बैंक का सिक्योरिटी इनके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए इनको फिट होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, बैंक्स इन बैंक में गिव immediate credit in respect of outstanding checks drawn in favor of the account holders for amount up to rupees dash which may change from time to time provided account has been conducted satisfactorily। बोलता है कि बैंक को यहाँ पे इमीडिएट क्रेडिट देना होता है उस रिस्पेक्ट में जहाँ आउटस्टेशन चेक से, मतलब समझ लो कोई चेक है जो बाहर शहर का है तो हम उसे आउटस्टेशन चेक बोलते हैं, उसके से बैंक तुरंत पैसा क्रेडिट कर देता है अकाउंट होल्डर को, जिसका जो भी अकाउंट होल्डर जमा कर रहा है, ठीक है। और कितने रुपए तक कर सकता है, और ये नेचुरल सी बात है, बैंक के पास पावर होता है, टाइम टू टाइम वो चेंज भी कर सकती है पावर बैंक का चेंज करने का। ये तभी करती है, इमीडिएट क्रेडिट करती है बैंक उस चेक को, मतलब चेक क्लियर नहीं हुआ है, आप समझो बात, चेक क्लियर ही नहीं हुआ है बट उसका पैसा पहले अकाउंट में डाल दिया है, बट ये उस अकाउंट में जो सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट होता है, किसका हम बोल सकते हैं, जो सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट होता है जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं कि कस्टमर हमारा जेन्युइन है या कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है, बाद में पैसा क्लियर होते रहेगा। आउटस्टैंडिंग चेक में यही प्रॉब्लम होता है, तुरंत पैसा क्लियर नहीं होता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी लगता हो। ए ऑप्शन है ₹38,000 तक, बी ऑप्शन है ₹20,000, सी ऑप्शन है ₹10,000, डी ऑप्शन है ₹50,000। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में कि 30,000 रुपए तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका आउटस्टैंडिंग चेक हम जमा हो जाएगा और तुरंत क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, अगर आपका अकाउंट सेटिस्फैक्टरी है तो। ऑप्शन, ठीक है, 30,000 रुपीज। Question number 19. Billing for petty cash expense is rupees for recurring, non-recurring nature, but per single instance per bill। बोलते सीलिंग जो होता है पेटी कैश एक्सपेंस का वो कितने रुपए होगा, ठीक है, जहां रिकरिंग हो चाहे नॉन रिकरिंग नेचर, रिकरिंग मतलब बार बार खर्चा हो रहा है, नॉन रिकरिंग मतलब एक बार खर्चा हुआ, और बट ये बोल रहा है एक सिंगल इंस्टेंस की बात हो, एक बार, चाहे पर बिल आप बोल सकते हैं, समझ आई बात। रिकरिंग खर्चा हो चाहे नॉन रिकरिंग खर्चा, उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो एक ही बार हो रहा है वो इंस्टेंस, हाँ, या पर बिल आप बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन है ये, और उसकी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सीलिंग की बात हो रही है, यानी मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा पेटी कैश एक्सपेंस का, ये समझना होगा आपको बात, चाहे वो क्या हो, रिकरिंग की बात कर रहे हो चाहे आप नॉन रिकरिंग नेचर की बात कर रहे हो, और वो सिंगल इंस्टेंस में है पर बिल का, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ₹500, बी ऑप्शन हो जाएगा ₹50, सी ऑप्शन हो जाएगा ₹200, डी ऑप्शन हो जाएगा ₹100। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए आपकी समझ से बताइए। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ₹200, ठीक है। नंबर 20, नियर मिस इवेंट इज डैश टाइप ऑफ रिस्क। मिस जो आप बोल सकते हैं कि नियर मिस इवेंट किस तरीके का रिस्क हम मानते हैं, हाँ,
किस तरह का रिस्क हो सकता है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशनल रिस्क, बी ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिट रिस्क, सी ऑप्शन हो जाएगा लीगल रिस्क, डी ऑप्शन हो जाएगा फाइनेंशियल रिस्क। बताइए कौन सा रिस्क होगा इस केस में, सोचिए किस तरह का रिस्क होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशनल रिस्क है ये, ठीक है। मिस इवेंट कुछ नहीं होते, ऑपरेशनल रिस्क होता है ये, ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन 21, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया यहाँ पे सही, ठीक है ना। क्वेश्चन 21, मैक्सिमम maximum ASBA applications can be made from a single account in different names per issue, ठीक है। तो हम लोग ASBA बेसिकली क्या है, ये शेयर से संबंधित एप्लीकेशन बोल रहा है। तो मैक्सिमम कितने ASBA एप्लीकेशन आप डाल सकते हो एक सिंगल अकाउंट से, और वो डिफरेंट नाम पे आप डाल रहे हो पर इश्यू, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा 2, बी ऑप्शन हो जाएगा 5, सी ऑप्शन हो जाएगा 3, डी ऑप्शन हो जाएगा 4। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, आप 2 ही एप्लीकेशन डाल पाओगे। मैक्सिमम कितना डाल पाओगे, ये शब्द का बहुत ध्यान रखना, मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं एक सिंगल अकाउंट में, भले नाम डिफरेंट क्यों ना हो, पर इश्यू, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, बैंकर्स चेक ऑफ रुपीस, कितना रुपए का होना चाहिए, बैंकर चेक ऑफ रुपीस एंड अबव आर टू बी इशूड इनवेरिएबली विद अकाउंट पेई क्रॉसिंग। बोलो बैंकर चेक होता है ना, वो कितने रुपए का होना चाहिए, कितना रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो कि इशू किया जाएगा इनवेरिएबली, और वो अकाउंट पे ही होगा। क्या होगा, अकाउंट पे ही, क्रॉसिंग भी होगा, शब्द का बहुत ध्यान दीजिए, सब तो अकाउंट पे ही रहता है, नेचुरल सी बात है, पर यहाँ पे क्रॉसिंग क्या हुआ, क्या किया हुआ, क्रॉसिंग, ओके। तो ए ऑप्शन है ₹20,000 एंड अबव, बी ऑप्शन हो जाएगा अबव ₹20,000, सी ऑप्शन हो जाएगा ₹50,000 एंड अबव, डी ऑप्शन हो जाएगा ₹50,000। सोच के बताइए इसका जवाब, और ये आप डेली करते हैं, डेली करते हैं ये काम, बताइए। सही जवाब हो जाएगा इस केस में आपका ₹20,000 एंड अबव केस में, ठीक है, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, if payment of banker's check is made in cash, then receipt shall be obtained on revenue stamp of appropriate amount if the value of banker's checks of rupees, ठीक है, कितना। तो बोलते हैं अगर पेमेंट जो बैंकर चेक का किया जा रहा है और कैश में कर रहे हैं पेमेंट, किस में कर रहे हैं पेमेंट, कैश में कर रहे हैं, तो आप जो रिसिप्ट होगा ऑब्टेन किया जाएगा, किस में ऑब्टेन करोगे, रेवेन्यू स्टैंप में करोगे, और यहाँ एप्रोप्रिएट वैल्यू जो बैंकर चेक का होता है वो क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट वैल्यू कितने रुपए का होना चाहिए। ए ऑप्शन हो जाएगा अप टू ₹5,000, ठीक है। और आप रेवेन्यू स्टैंप लेंगे उस केस में, अगर बैंकर का जो चेक है कितना अमाउंट का होना चाहिए। ए ऑप्शन है अप टू ₹5,000, बी ऑप्शन है अबव ₹5,000, सी ऑप्शन है ₹5,000 एंड अबव, डी ऑप्शन नाउ स्टैम्प्ड रिसिप्ट नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है स्टैम्प रिसिप्ट का। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, वो हो जाएगा आपका 5,000 रुपए से ज्यादा के केस में, यानी 5,001 रुपया, कितना हो जाएगा, 5,001 रुपए में बहुत जरूरी है कि आपके पास ऑब्टेन करेंगे क्या, एक रेवेन्यू स्टैम्प ऑब्टेन करेंगे, बैंकर चेक का वैल्यू जो होगा 5,001 रुपया या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ये याद रखना, इस चीज को आप भूलना नहीं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा जब भी आप पेमेंट करते हो कैश में, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 5,001 रुपए या उससे ज्यादा, 5,000 रुपए तक में जरूरत नहीं, बट 5,001 रुपए या उससे ज्यादा में जरूरत है। क्वेश्चन 24, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी फॉर एडवांस शुड बी इंटर्ड इन रजिस्टर्स। मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना, उसको हम एक्सेप्ट कर तो सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में, यानी सिक्योरिटी मतलब क्या है, कोलेटरल हो गया, ठीक है। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर लोन दे रहे हैं, सिक्योरिटी ले रहे हैं आप उसके ऊपर, तो उससे ऊपर आप लोन दे रहे हैं, तो उसे किस रजिस्टर में आप लिखना पड़ेगा, कौन से रजिस्टर में आप लिखोगे। ए ऑप्शन हो गया मिसलेनियस सिक्योरिटी रजिस्टर, बी ऑप्शन होगा सेफ डिपॉजिट रजिस्टर, सी ऑप्शन होगा सेफ कस्टडी रजिस्टर, डी ऑप्शन होगा सिक्योरिटीज एक्स कस्टडी रजिस्टर। क्या होगा इस केस में सही ऑप्शन आपका, बताइए, सोचिए भाई। देखिए इसमें बहुत सिंपल सा था, आपको समझना, सेफ डिपॉजिट रजिस्टर्ड हो नहीं सकता, डिपॉजिट कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेफ डिपॉजिट रजिस्टर हो नहीं सकता, सेफ कस्टडी रजिस्टर हो नहीं सकता, ठीक है, ये दो चीज तो होगा नहीं। फिर आई सिक्योरिटीज एक्स कस्टडी रजिस्टर भी नहीं होगा, ठीक है, ये एक्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो बच गया मिसलेनियस सिक्योरिटी रजिस्टर, नेचुरल सी बात है, ए ऑप्शन ही होगा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 25, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 25, वैलिडिटी पीरियड ऑफ गवर्नमेंट चेक्स इज, बोले कितने समय तक का वैलिडिटी पीरियड होता है गवर्नमेंट चेक का। ए ऑप्शन है 10 दिन 10 डेज, बी ऑप्शन है 10 डेज और एंड ऑफ मंथ विच इज लेस, यानी 10 दिन या
महीने का आखिर तक, दोनों में से जो भी कम हो जाए। सी ऑप्शन है एंड ऑफ मंथ, मंथ के आखिर तक। डी ऑप्शन है 30 डेज, 30 दिन। क्या होगा आपकी समझ से, बताइए। देखिए ये सब सवाल आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 डेज और एंड ऑफ मंथ विच एवर इज लेस, चाहे 10 दिन हो जाए चाहे मंथ का आखिर हो जाए, दोनों में जो भी कम होगा वो माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया। ओके, अब आइए सीबीआई प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से स्केल 2 के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, जो हमारा इसमें कोर्स कंटेंट है वो क्या क्या है, हम आपको वीडियो लेक्चर कोर्स देंगे बैंक प्रमोशन का, जो स्केल 1 से स्केल 2 का होगा, जो प्योरली फॉर एसबीआई है, याद रखिएगा, प्योरली फॉर एसबीआई है, ठीक है। इसमें हम लोग आर वीडियोस के डिस्कशन कराएंगे, ठीक है, यानी आर क्वेश्चंस के वीडियो का ऊपर, आर क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना रहेगा जिसका हम डिस्कशन करेंगे। सारे के सारे इंटरनल सर्कुलर्स होंगे, नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, 5000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है। 27 मॉक टेस्ट होंगे जो बहुत हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशन करने में। मतलब ये कर लिया कोर्स तो मुझे लगता है कि कहीं से आप रुकेंगे नहीं, पक्का प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685127, दूसरा नंबर 7827546946, या वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।